नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 11 बीजगणित। भूमिका। अभी तक हमारा अध्ययन संख्याओं और आकारों के साथ रहा है। अब तक हम संख्याओं पर संक्रियाओं और उनके गुणों के बारे में ही पढ़ चुके हैं। हमें संख्याओं को दैनिक जीवन की विभिन्न समस्याओं को हल करने में उपयोग किया है। गणित की वह शाखा जिसमें हम संख्याओं का अध्ययन किया जाता है अंकगणित कहलाती है। हम 2 और 3 विमाओं वाली आकृतियों तथा उनके गुणों के बारे में भी पढ़ चुके हैं। गणित की वह शाखा जिसमें हम इन आकृतियों का आकारों का अध्ययन करते हैं ज्यामिति कहलाती है। अब हम गणित की एक अन्य शाखा का अध्ययन करेंगे जो बीजगणित कहलाती है। एक नई शाखा जिसका अध्ययन हम प्रारंभ करने जा रहे हैं कि मुख्य विशेषता यह है कि इसमें अक्षरों का प्रयोग किया जाता है। अक्षरों के उपयोग में से हम नियमों और सूत्रों को व्यापक रूप से लिख पाने में समर्थ हो पाएंगे। अक्षरों के इस प्रयोग से हम केवल एक विशेष संख्या ही ज्ञात न करके किसी अन्य संख्या की भी ज्ञात कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि अक्षर ज्ञात राशियों के स्थान पर भी प्रयोग किए जा सकते हैं। इन अज्ञात राशियों को निर्धारित करने में विधियों में सीखकर हम पहेलियों और दैनिक जीवन में संबंधित अनेक समस्याओं को हल करने का अनेक प्रभावशाली साधन विकसित करेंगे। तीसरी बात, ये अक्षर संख्याओं के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, इसलिए इन संख्याओं की तरह संक्रियाएं भी की जा सकती है। इन्हें हम बीजीय व्यंजकों और उनके गुणों के अध्ययन की ओर अग्रसर होते हैं। माचिस की तीलियों के बने प्रतिरूप। अमीना और सरिता माचिस की तीलियों के प्रतिरूप बना रही थी। उन्होंने अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर से सरल प्रतिरूप बनाने के लिए निर्णय किया। अमीना 2 तीलियां लेकर अक्षर एल बनाती है, जैसा कि आकृति 11.1 में दिया गया है। सरिता भी 2 तीलियां लेकर इसे एल बनाती है। अमीना एल बनाई एल के आगे रख देती है। एक ऐसा आकृति भी में दिखाया गया है। अमीना अपने मित्रों से कहती है उसका यह नियम कितना भी संख्या एल बनाने के लिए आवश्यक तीलियों की संख्या बता सकती है। एक चर की अवधारणा। उपरोक्त उदाहरण में एल एक प्रतिरूप बनाने के लिए आवश्यक तीलियों की संख्या ज्ञात करने के लिए एक नियम किया था। यह नियम आवश्यक तीलियों की संख्या × 2n n और एल के प्रतिरूपों की संख्या और n के मान पर 1 2 3 4 हो सकते हैं। आइए सारणी 1 को पुनः देखें। सारणी n का मान बदलता जाता है, परिणाम स्वरूप आवश्यक तीलियों की संख्या भी बदलती जाती है। n चर का एक उदाहरण है, इसका मान स्थिर नहीं है, यह कोई भी मान 1 2 3 4 ले सकता है। हमने आवश्यक तीलियों की संख्या के लिए 4n का प्रयोग करके नियम लिखा। माचिस तीलियों को और प्रतिरूप। अमीना और सरिता तीलियों के एक प्रतिरूप में रुचि लेने लगी। अब वह अक्षर सी का भी प्रतिरूप बनाने लगी। प्रयत्न करती हैं किसी बनाने के लिए वह तीलियां का प्रयोग करती हैं, जैसा कि आकृति 11.2 में दिखाया गया है। आवश्यक तीलियों की संख्या 3 × n। उनसे सी की संख्या के लिए n अक्षर का प्रयोग किया। n एक चर है जो 1 2 3 4 इत्यादि ले सकते हैं। चरों के और उदाहरण। हमने एक चर वाले दर्शाने के लिए n का प्रयोग किया है। राजू पूछता है m क्यों नहीं। n में कोई भी विशेष बात नहीं है कि किसी भी अक्षर का प्रयोग किया जा सकता है। एक चर को दर्शाने के लिए किसी भी अक्षर का प्रयोग m l p x y z इत्यादि का प्रयोग किया जा सकता है। याद रखिए, एक चर वह संख्या है जिसका मान स्थिर नहीं होता है। उदाहरण के लिए 5 वह संख्या है, 100 या कोई अन्य दी हुई संख्या एक चर नहीं होती है, इसके मान स्थिर हैं। इसी प्रकार त्रिभुज के कोणों की संख्या का मान स्थिर है और 3 यह चर नहीं है। यह एक त्रिभुज के कोणों की संख्या 4 स्थिर है, यह भी एक चर नहीं है, परंतु उपरोक्त उदाहरणों में जो हमने देखा है वह n एक
चर है या विभिन्न 1 2 3 4 ले ग्रहण कर सकता है। 1.1 सामान्य नियमों के चारों का प्रयोग। आइए अब देखते हैं कि गणित के कुछ ऐसे सामान्य नियम जिन्हें हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार चरों का प्रयोग करते हैं वे व्यक्त किए जाते हैं। ज्यामिति के नियम। हम क्षेत्रमिति के अध्ययन में वर्ग के परिमाप, आयतन के परिमाप के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम आपको इन्हें एक नियम के रूप में लिखने का वापस लिए चलते हैं। वर्ग का परिमाप L प्लस L प्लस L प्लस 4 इंटू L। आयत का परिमाप A प्लस B प्लस B प्लस C प्लस D प्लस A प्लस D 2L प्लस 2B। यदि हम आयत के परिमाप को 4P से व्यक्त करते हैं तो आयत का परिमाप निम्न हो जाता है P बराबर 2L प्लस 2B। अंकगणितीय के नियम। दो संख्याओं के योग के क्रम भिन्नता। हम जानते हैं कि 3 प्लस 4 7 और 3 प्लस 4 7, अतः 4 प्लस 3 इक्वल टू 3 प्लस 4। संख्याओं के योग की क्रम भिन्नता कहलाता है। क्रम भिन्नता का अर्थ है क्रम बदलना। योग में संख्याओं के क्रम को बदलने में से योग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। चरों का योग हम इस गुण की व्यापकता को एक संक्षिप्त रूप में व्यक्त कर सकते हैं, समर्थ बनाता है। मान लीजिए A और B दो चर हैं, दोनों की संख्या का मान ले सकते हैं। A प्लस B बराबर B प्लस A। दो संख्याओं के गुणन क्रम भिन्नता। हम पूर्ण संख्याओं के अध्ययन कर चुके हैं। दो संख्याओं के गुणन के लिए जिन संख्याओं का गुणा किया जाता है तो उनके क्रम में गुणनफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। 4 इंटू 3 12, 3 इंटू 4 12, 4 इंटू 3 और 3 इंटू 4। संख्याओं के गुणन की क्रम भिन्नता कहलाता है। गुणन में संख्याओं के क्रम में बदलने पर गुणनखंड में कोई परिवर्तन नहीं आता है। योग की तरह A और B का प्रयोग करके हम दोनों संख्याओं के गुणन की क्रम भिन्नता को व्यक्त कर सकते हैं। संख्याओं की वितरणता। मान लीजिए हमें 7 इंटू 38 परिकल्पना करने को कहा जाता है। स्पष्टतः हमें 38 की गुणा सारणी ज्ञात नहीं है, इसलिए हम भिन्न प्रकार से परिकलन कर सकते हैं। 7 गुणे 38, 7 इंटू 30 प्लस 8, 30 प्लस 7 प्लस इंटू 8, 210 प्लस 56 266। 30 और 8 जैसी 3 संख्याओं के लिए सत्य है या गुणनखंडों के योग पर गुणन की वितरणता कहलाती है। 4 का प्रयोग करके हम संख्याओं के इस गुण को भी एक व्यापक संक्षिप्त रूप में लिख सकते हैं। मान लीजिए A, B, C कोई 3 चर है। इनमें से प्रत्येक भी संख्या का मान ग्रहण कर सकता है। A इंटू B प्लस C, A इंटू B प्लस A इंटू C होता है 11.2। चरों वाले व्यंजक। याद रखिए अंकगणित में हमें 2 इंटू 10 प्लस 3 इंटू 10 100 प्लस 2 इंटू 10 प्लस 4 इत्यादि जैसे व्यंजक प्राप्त हुए थे। ये प्रायः 3 4 2 3 4 से इत्यादि जैसी संख्याओं से बने हुए हैं। ऐसे व्यंजकों को बनाने के लिए चारों संक्रियाओं का योग, व्याकलन, गुणन और विभाजन का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए 2 इंटू 10 इंटू प्लस 3 उपयोग करके हमने 2 और 10 का गुणा करके उनके गुणनफल में 3 जोड़ दिया। अन्य अंकगणितीय व्यंजकों के उदाहरण निम्न हैं। हम जानते हैं कि 4 विभिन्न मान ले सकते हैं। इनका कोई निश्चित मान नहीं होता है, परंतु ये संख्याएं किसी कारण संख्याओं की तरह इन पर योग, व्याकरण और गुणन विभाजन
व्याख्या भी की जा सकती है। जैसे व्यंजक जिनमें अक्षर x आ जाता है मान निकालना संभव नहीं होता। यदि x का मान दिया हो तो केवल तभी व्यंजक का मान निकाला जा सकता है। व्यंजक कैसे बनाया गया? 11.3 व्यावहारिक रूप से व्यंजकों का प्रयोग। हमारे सम्मुख में व्यावहारिक परिस्थितियाँ आ चुकी हैं जहाँ व्यंजक उपयोग होते हैं। आइए कुछ याद करने का प्रयास करें। 11.4 एक समीकरण क्या है? आइए आकृति 11.1 दी गई तीलियों से बने एल के प्रतिरूप को याद करें। अपनी सुविधा के लिए हमें आकृति 11.1 को पुनः बनाया है। हम जानते हैं आवश्यक तीलियों की संख्या नियमित दी गई है। क्या प्रतिबंध संतुष्ट है या नहीं? हाँ या नहीं? n/n उपरोक्त का सार यह है कि एक समीकरण पर चर पर एक प्रतिबिंब होता है या चर केवल एक निश्चित मान के लिए ही संतुष्ट होती है। उदाहरण के लिए समीकरण 2n = 10 चर n केवल 5 से ही संतुष्ट नहीं होती। इस प्रकार समीकरण x - 3 = 11 x के लिए मान केवल 14 से ही संतुष्ट नहीं होती है। ध्यान दीजिए एक समीकरण के दो पक्षों में के बीच समता चिन्ह इक्वल है। समीकरण बताती है कि बाएं पक्ष LHS का मान दाएं पक्ष RHS के मान के बराबर है। यदि बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर ना हो तो हमें समीकरण प्राप्त नहीं होती। एक समीकरण का हल 2n = 10 n = 5 समीकरण में चर का मान जो समीकरण को संतुष्ट करता है उस समीकरण को हल करता है। समीकरण चर का नाम हल हाँ या नहीं? प्रयत्न और भूल विधि भी कहलाती है। हम ज्ञात करने में सीधा प्रत्यक्ष व्यवहारिक विधि नहीं है। हम यहाँ समीकरण को हल करने में अर्थात इनको ज्ञात करने के लिए एक सीधी विधि अपनाते हैं। हम केवल अगले वर्ष ही समीकरण हल करने के प्रतिबद्ध विधि का अध्ययन करेंगे। बीजगणित का प्रारंभ। यह कहा जाता है कि गणितीय शाखा के रूप में बीजगणित का आरंभ 1550 के पूर्व अर्थात 3500 पूर्व हुआ, जब मिस्रवासियों ने अज्ञात संख्याओं को व्यक्त करने के लिए संकेतों का प्रयोग